हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि एनसीईआरटी के लिए शुरू करने जा रहे हैं। अपने एनसीईआरटी 12th क्लास का ये टॉपिक है अपना, रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। और ये नीट, जेईई मेंस और अन्य जितने भी कंपटीशन है उन सब के लिए उपयोगी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स 12th का ये टॉपिक है। देखो भी इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शंस। उसके बाद में सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शंस को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। 3 नंबर पे हम पढ़ेंगे अणुसंख्याता व अभिक्रिया की कोटि, मॉलिक्यूलरिटी एंड रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। 4 नंबर पे हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी या टक्कर सिद्धांत। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसमें अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शंस। अभिक्रिया वेग या रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है देखेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन में अभिकारकों, रिएक्टेंट्स या उत्पादों, प्रोडक्ट्स की सांद्रता, कंसंट्रेशन में यूनिट टाइम या इकाई समय में जो भी परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनके यूनिट टाइम में, इकाई समय में उनकी कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन हो रहा है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया का वेग, जिसको अपने बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखेंगे, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय का उसमें भाग लगा देंगे तो ये अभिक्रिया का वेग निकल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस क्या इसको समझेंगे, डी का मतलब यहाँ पे चेंज है, किस में चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, और बटे में हमने लिखा dt का मतलब चेंज इन टाइम, टाइम में परिवर्तन। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा dr का मतलब क्या, यहाँ पे लिखा हमने अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। dp का मतलब यहाँ पे क्या है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, और dt का मतलब समय में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस से हमारा तात्पर्य ये है कि समय के साथ साथ अभिकारक या रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाएगी। इसलिए उनके लिए हम रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को काम में लेंगे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है, इसलिए यहाँ पे हम प्लस साइन को काम में लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी परिभाषा देखी, अभिक्रिया के वेग की क्या परिभाषा होती है। अब इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, वो हम देखने वाले हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस हम देखेंगे कि इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो यहां लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब यहाँ पे अभिक्रिया का वेग से है। रेट ऑफ रिएक्शन ROR का मतलब अभिक्रिया का वेग। इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है देखें अभी, इसको कैसे हम इसको प्रदर्शित करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, वो हमें देखना है। ये हमारा रिएक्टेंट है R, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने टाइम लिखा T1 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन हमने मान लिया R1 है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन T1 समय पर P1, जैसे जैसे समय बीता हम T2 टाइम पे पहुंचे तो ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1 है ये धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसमें कमी आएगी, और ये कम होकर कितनी रह जाएगी, T2 समय पर R2 रह जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती है तो ये बढ़कर कितनी हो जाएगी,
P2 हो जाएगी। तो ये एक रिएक्शन है और इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो इस अभिक्रिया का हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी इसको लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में देखें, हम इस अभिक्रिया का वेग हम रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो ऊपर तो हम क्या लिखते हैं, अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है देखें वेग, तो R2 माइनस R1, फाइनल कंसंट्रेशन T2 समय पर कितनी है, उसमें से T1 समय वाली घटा देंगे तो माइनस R1, और समय में कितना परिवर्तन हो रहा है तो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो यहां पे ध्यान क्या रखना है, देखें भी ये जो R2 कंसंट्रेशन है T2 समय पर ये क्या है, कम है हमारी R1 की कंपैरिजन में, क्योंकि R1 कंसंट्रेशन ज्यादा थी रिएक्टेंट की शुरू में, और जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोग्रेस होगी रिएक्शन की तो R2 कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कुल मिला के इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि R2 कम है और R1 क्या है, ज्यादा है। तो देखो भी यहाँ पे हम क्या कौन सा साइन लगा रहे हैं, नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन और चेंज को हमने डी से लिखा, किसमें चेंज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज, और यहाँ पे टाइम में चेंज तो डी टी। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में इस तरह से लिखा जाता है। अब हम देखें प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में इसको कैसे लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे। तो देखो भी प्रोडक्ट सांद्रता में परिवर्तन, तो फाइनल सांद्रता कंसंट्रेशन P2 है और इनिशियल कंसंट्रेशन अपनी क्या है, P1 है। तो कैसे करेंगे हम, P2 माइनस में P1 फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन को, और टाइम में चेंज तो T2 माइनस में T1 कर देंगे। तो देखो भी यहां पे P1 कंसंट्रेशन जो है वो कम है और P2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज। तो इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसका प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद में देखो भी हम एक इसमें एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल लिखा हमने, ये रिएक्टेंट A है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए भी जब टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले इसकी कंसंट्रेशन कितनी है A, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी और किसी टाइम T की बात करें हम, तो उस T टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो 0 से बढ़कर कितनी हो जाती है, X। तो यहां पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी अपनी, A माइनस एक्स। तो ये एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, इसका हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं देखें भी। सबसे पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो यहां पे कैसा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। चलो भाई, इस एग्जाम्पल को समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा और बात बताता हूँ पहले, ताकि ये एग्जाम्पल फिर अपना अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम कुछ एक थ्योरी है वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। पहले थ्योरी क्या है अपनी देखें भी, क्या ध्यान रखना है हमें कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते समय स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हर के रूप में लिखा जाता है। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हर के रूप में लिखा जाता है।
हर के रूप में लिखा जाता है। पहली बात ये पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, यदि केवल रिएक्टेंट के घटने के रेट या प्रोडक्ट के बनने की दर या रेट लिखते हैं तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखा जाता। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को नहीं लिखना होता, नहीं लिखा जाता, ये हमें ध्यान में रखना है। तो कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी हम लिखेंगे तो हमें करना क्या है कि जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको बटे में लिखेंगे, आगे हर के रूप में लिखेंगे। यदि केवल रिएक्टेंट के घटने की रेट लिखें या प्रोडक्ट के बनने की रेट लिखें तो उस कंडीशन में हमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना होता है। तो अब ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखें भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको जब हम देखते हैं उसके आगे जितने भी उसके मोल लिखे हुए होते हैं, जितने भी मोल हमें दिखाई देते हैं उनको हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं N2 प्लस में 3H2 और रिएक्शन करके क्या बनाया 2NH3, ये हमारे पास एक रिएक्शन है। तो यहां पे ये क्या है, यहां पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलेंगे इसको। यहां पे 2 लिखा हुआ, ये यहां पे क्या है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब यहां पे देखो भी कोई भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो इसका मतलब 0 नहीं लिखेंगे। जब कुछ भी नहीं लिखा होता इसका मतलब कितना मोल है, इसका 1 मोल है, 1 मोल, तो इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो ये इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा, इसका एग्जाम्पल, ये केमिकल रिएक्शन है ए, रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहा है प्रोडक्ट बी बना रहा है। देखो भी ये रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुई तो समय टाइम अपना कितना होता है 0 होता है, और 0 टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने कितनी मान ली ए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्योंकि प्रोडक्ट बना नहीं तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 0 होगी। अब जैसे रिएक्शन हुई और टाइम टी की बात करें हम, तो टी टाइम पे बी जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन पहले 0 थी, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और बढ़कर मान लिया हमने कितनी हो गई x हो गई। तो रिएक्टेंट जो है इनकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होती जाएगी कम होगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम होकर कितनी बचेगी, अब a में से इस x को घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी a की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच गई। अब इस अभिक्रिया का, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले हम एक काम करते हैं, रिएक्टेंट के घटने की दर लिखेंगे और प्रोडक्ट के बनने की दर लिखते हैं, उसके बाद में हम लिखते हैं पूरी रिएक्शन की रेट। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि ए के बनने की रिएक्टेंट जो है ए, तो ए के गायब होने की रेट या घटने की रेट, धीरे धीरे घटेगा ये ए। तो इसको हम कैसे लिखते हैं अभी, ए की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज। अब ए की कंसंट्रेशन में चेंज, और देखो भी
कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो फाइनल कंसंट्रेशन तो ये अपनी फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को घटा देंगे, तो देखो भी A माइनस एक्स, ये चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A माइनस एक्स और फिर माइनस में A और बटे में T माइनस 0, क्योंकि इनिशियल फाइनल टाइम T है और इनिशियल टाइम अपना कितना है, 0 है। तो इस तरह से हमने क्या लिखा, ये तो अपनी फाइनल कंसंट्रेशन होगी A माइनस एक्स और इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है हमारी A। तो देखें अभी यहाँ पे A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस एक्स बचा। तो A के घटने की दर या रेट जो है डी ए बाई डी टी वो कितनी आ रही है हमारी, माइनस एक्स बटे में टी। और हमें पता है कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नेगेटिव को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से इनको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में क्या आ जाएगा, अपना नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपना पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद में हम लिखते हैं बी के बनने की दर, रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगी, तो लिखेंगे बी के बनने की रेट या बढ़ने की रेट। तो बी के बढ़ने की रेट को कैसे लिखेंगे हम, डी बी बटे में डी टी लिखेंगे। अब देखें भी, अब इसकी कंसंट्रेशन देखो, फाइनल कंसंट्रेशन और में से इनिशियल कंसंट्रेशन को घटा देंगे तो ये चेंज आ जाएगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन हमारी इसमें कितनी है, एक्स और इनिशियल कंसंट्रेशन 0 है प्रोडक्ट की। टाइम डी टी कैसे निकालते हैं, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम हमारा कितना है टी और इनिशियल टाइम कितना है 0, तो ये कितना आ गया हमारा x बटे में t, ये वैल्यू प्लस में ही आती है। तो अब हम क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन का रेट लिखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं, हमने लिखा था, क्या लिखा था कि सबसे पहले हमें जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका भाग लगाना है। तो देखो भी कैसे लिखेंगे, 1 बटे में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो माइनस साइन आएगा और ये रिएक्टेंट के घटने की दर होगी। इसी तरह देखो प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें तो वही सबसे पहले क्या करना है, हमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भाग लगाना है। उसके बाद में देखो भी प्रोडक्ट के बनने की दर है ना, बढ़ने की या बनने की दर क्या हमारी डी बी और बटे में टाइम चेंज, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो भी इसकी जगह जो भी है वो वैल्यू लिख देंगे वहां पे जो आ रही है, और इसकी जगह जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो देखो भी रेट ऑफ रिएक्शन, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 है, 1 है दोनों तरफ। अब इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, x इंटू एक्स बटे में t इक्वल, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है x बाई टी, तो इंटू एक्स बटे टी। तो कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन वो कितना आ रहा है x बटे टी। तो मैं यहां भी लिख देता हूं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या आएगा, x बटे में t आएगा। तो हमें ध्यान क्या रखना होता है, चाहे हम रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में लिखें चाहे प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू सेम आती है, चेंज नहीं हो सकती। तो इस तरह से हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान इसमें हमें क्या रखना है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब तो हमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना होता है, और जब केवल रिएक्टेंट के गायब होने की रेट लिखें या प्रोडक्ट के बनने की रेट लिखें उस कंडीशन में हमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखना होता है।
अब इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। देखो भी नेक्स्ट एग्जांपल अपना एग्जांपल नंबर 2। ये कोई रिएक्शन है 1A और ये प्रोडक्ट बना रहा है 2B। तो देखो भी यहां पे टाइम जब 0 होता है तो इसकी कंसंट्रेशन A, इसकी कंसंट्रेशन हम लेते हैं A। तो यहां पे इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0 होगी। जैसे जैसे टाइम बीता तो T टाइम के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन बढ़कर कितनी होगी? 0 से X होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? क्योंकि इसी में से ये बनी है तो उसको माइनस कर देंगे A माइनस एक्स। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची और ये किसकी आ गई? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ गई। अब यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जब ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखते हैं तो ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये भी यहां पे लिखना होता है। अगर यहां पे 2 होता तो यहां पर भी हम 2 लिखते हैं। अब हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इस अभिक्रिया का। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालने से पहले हम अलग अलग देखते हैं। पहले रिएक्टेंट की गायब होने की रेट देखेंगे, फिर प्रोडक्ट के बनने की रेट देखेंगे और फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं A के गायब होने की रेट। तो A के घटने की रेट बोल देना चाहिए, घटने की रेट। इसको कैसे लिखते हैं? DA में चेंज और बटे में टाइम में चेंज। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज इक्वल। अब देखो भी कितना चेंज हो रहा है। तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है? फाइनल कंसंट्रेशन ये है रिएक्टेंट की और इनिशियल ये। तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो भी A माइनस एक्स और माइनस A बटे में T फाइनल। T फाइनल कितना है हमारा? T है और इनिशियल टाइम अपना 0 है तो T माइनस 0। तो ये कितना आ रहा है हमारा? A से A कैंसिल हो रहा है तो A से A कैंसिल हो जाएगा। तो देखो भी D A की कंसंट्रेशन और D T इक्वल क्या हो गया? माइनस एक्स बटे में T। और हमें पता है कि जो रेट होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार देखो B के बनने की दर, B के बनने की रेट। तो B के बनने की रेट जो होती है उसको कैसे लिखेंगे? DB बटे में DT। B का मतलब यहां पे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज कितना हो रहा है? अभी 2x है। 2x में से 0 को माइनस कर देंगे, फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन 2x और इनिशियल कंसंट्रेशन 0 और बटे में फाइनल टाइम T और इनिशियल टाइम 0। तो कुल मिला के हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे? 2x बटे में T। तो ये हमें ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट के घटने की रेट तो ये है और प्रोडक्ट के बढ़ने की रेट ये है भी। DB बटे DT इक्वल क्या है? 2x बटे में T। ये रेट है। तो अब हमें पूरे रिएक्शन की रेट लिखें तो कैसे लिखेंगे भी देखें। रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/SC। SC का मतलब यहां पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से है। उसके बाद में देखो इनटू, अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखें तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो माइनस साइन। और रिएक्टेंट के घटने की रेट क्या हमारी? DA बटे में DT। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखें तो इक्वल कैसे लिखेंगे इसको? रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को 1/स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट
और उसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट के बढ़ने की दर या बनने की दर, तो प्लस का साइन डी बी बटे में डी टी, इस तरह से लिखेंगे। अब देखो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करें तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट केस में 1 है, तो 1/1 इंटू ये वैल्यू हमने यहां पे निकाली है, रिएक्टेंट के गायब होने की रेट हमने निकाली है, तो x/t, तो इंटू x/t, तो रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हम देखें तो देखो भी 1 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का कितना है, यहां पे 2 है, इंटू अब ये प्रोडक्ट के बनने की रेट हमने यहां पे निकाली, कितनी है, 2x/t, 2x/t। तो देखो भी यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, x/t ही बचा। तो कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन जो अपना आ रहा है, पूरी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, x बटे में t ही आ रहा है, x बटे में t आ रहा है। तो रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में देखें तो भी x बटे टी, और प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में देखें तो भी कितना आ रहा है, x बटे टी। तो कहने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो एक ही आता, चाहे वो अपने प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में देखें चाहे वो रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में देखें, वो हमेशा सेम ही आता है। तो इसी तरह देखो भी ये एग्जांपल हमने देखा, अब तीसरा एक एग्जांपल और लेते हैं अपने, उससे और क्लियर हो जाएगा अपना। तो हमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में क्या ध्यान रखना है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लिखा जाता है, और केवल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट की बात करते हैं उस केस में नहीं लिखा जाता है। तो तीसरा एग्जांपल हम ये ले रहे हैं कि 1/2a ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट B बना रहा है। सॉरी, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूं, प्रोडक्ट अपना 1/2a और ये क्या बना रहा है, A बना रहा है, प्रोडक्ट हमारा A बन रहा है यहां पे। तो अब देखो भी इसकी बात करें अपने, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है हमें, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन लिखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिएक्टेंट के गायब होने की दर और प्रोडक्ट के बनने की दर, रेट लिखेंगे। तो देखो भी कैसे लिखेंगे, चलो मैं इसको B कर देता हूं, चेंज कर देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी हमें, दिक्कत नहीं आएगी। तो अब देखो भी यहां पे इसको मैं हाफ कर देता हूं, हाफ, ये लो, हाफ A और B बन गया। चलो अब देखते हैं T जब समय 0 है हमारा, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान ली हमने, A, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 0 होती है। जैसे जैसे टाइम बीता तो T इक्वल टू T टाइम की बात करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन जो है, B की कंसंट्रेशन कितनी होगी हमारी, X होगी बढ़कर, और A की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो A माइनस एक्स। हमें ध्यान क्या रखना होता है कि ये जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये भी यहां पे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। अब देखें भी, अब इस रिएक्शन की हमें रेट लिखनी है, तो इस रिएक्शन की रेट लिखने से पहले हम अलग अलग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेट की बात करेंगे और फिर पूरी रिएक्शन की रेट की बात करते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिखता हूं रिएक्टेंट A के गायब होने की रेट, गायब होने की रेट, गायब होने की रेट जो है वो उसको कैसे लिखेंगे, DA की कंसंट्रेशन और बटे में DT इक्वल, देखो भी कंसंट्रेशन A की कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ये है और इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी ये है, तो कैसे लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन हमारी क्या है, A माइनस 1/2x और माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी A है, और टाइम हमारा, टाइम चेंज कितना है, T माइनस 0। तो अब देखो भी A से A कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया अभी देखें, ये रेट जो हमारी DA
की कंसंट्रेशन और डी टी इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस एक्स बटे में 2t आएगा, क्योंकि हमें पता है कि कंसंट्रेशन कभी माइनस नेगेटिव नहीं होती है, तो कंसंट्रेशन को नेगेटिव न हो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये तो ए के रिस्पेक्ट में हमने रेट देखा, गायब होने की रेट। इसी प्रकार देखो बी प्रोडक्ट है तो बी के बनने की रेट, बी के बनने की रेट, तो बी के बनने की रेट को हम कैसे लिखेंगे, डी बी की कंसंट्रेशन और बटे में डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, देखें भी फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पे x है और यहाँ पे 0, तो x माइनस 0 और बटे में t माइनस 0, तो ये कितना आया, x बटे में t। तो इस प्रकार देखा हमने कि प्रोडक्ट के बनने की रेट जो है वो कितनी आ रही है, x बटे में t। तो ये तो हमारी रिएक्टेंट के गायब होने की रेट और ये प्रोडक्ट के बनने की रेट होगी। अब हम इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, इस पूरे रिएक्शन का एवरेज रेट निकालें, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है भी, रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में लिखें तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है, 1 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, एससी का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इनटू रिएक्टेंट के गायब होने की रेट जो है उसको कैसे लिखते हैं, माइनस डी ए बटे में डी टी। अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में इसको कैसे लिखें भी, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वही स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू प्रोडक्ट के बनने की रेट है ना, तो प्रोडक्ट के बनने की रेट हमारी क्या है, डी बी बटे में डी टी। अब देखो भी रेट ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट, इसमें देखो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है अपना रिएक्टेंट का वो कितना है, 1 बटे में 1/2 इनटू ये रेट हमने निकाला है, ये रेट हमारा कितना है, x बटे में 2t, x बटे में 2t हो गया, ये मल्टीप्लाई, ये हमने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखा। और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में देखें तो देखो भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का कितना है, 1 है, इनटू यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोडक्ट के गायब होने की बनने की, तो वो कितनी है, x बटे में t। तो इस प्रकार देखें भी यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, रेट ऑफ रिएक्शन x बटे में t और इधर भी कितना, x बटे में t। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, x बटे में t। तो इस प्रकार हमने ये तीसरा एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल नंबर 3। तो हमें कैसे इस पूरी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, रिएक्टेंट्स की अलग से रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, जैसे कि ए के गायब होने की, रिएक्टेंट के गायब होने की रेट निकालेंगे, यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं करना है हमें, और फिर प्रोडक्ट के बनने की रेट निकालेंगे, यहाँ पर भी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं करते हैं। उसके बाद में फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन लिखने से पहले हमें क्या लिखते हैं, तो उसमें क्या ध्यान में रखना होता है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को बटे में लिखना होता है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 4 नंबर एग्जाम्पल जो है, नंबर 4, एक रिएक्शन लिखा हमने M1A प्लस में M2B, और रिएक्शन होने के बाद में इन्होंने क्या बनाया, N1C और प्लस में N2D बनाया। तो इस रिएक्शन की रेट हमें अलग अलग लिखेंगे। पहले तो रिएक्टेंट के गायब होने की रेट क्या है, प्रोडक्ट के बनने की रेट क्या है, और पूरे रिएक्शन की रेट क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए के गायब होने की रेट, ए के
गायब होने की रेट। तो ए के गायब होने की रेट कैसे लिखेंगे अभी? डी ए बटे में डी टी। लेकिन यहाँ पे साइन कैसा लगाएंगे? नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई। इसी प्रकार देखो भी बी के गायब होने की रेट, बी के गायब होने की रेट, तो बी के गायब होने की रेट में भी कैसे लिखेंगे? माइनस का साइन आएगा और ऊपर तो कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या नहीं लिखते? स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पे हम लिखे ये प्रोडक्ट है, तो सी के बनने की रेट, सी के बनने की रेट की बात करें तो कैसे लिखा जाएगा? अब यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे अपने, तो सी की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार देखो भी डी के बनने की रेट, डी के बनने की रेट, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा और डी की कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज हो जाएगा। तो ये तो अलग अलग देखा हमने, यहाँ पे कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं करते हैं। अब हम पूरे इस रिएक्शन की रेट लिखें, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एक साथ लिखते हैं, तो कैसे इसको लिखा जाएगा देखें भी। तो रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी अभिक्रिया की रेट लिखें या एवरेज रेट लिखें, तो सबसे पहले ए के रिस्पेक्ट में इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा हमने बटे में, तो 1/m1, फिर इनटू नेगेटिव साइन, ए की कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज। इस प्रकार से ए के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। बी के रिस्पेक्ट में अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे तो फिर वही तरीका, सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग लगाएंगे इसको, फिर मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन और बी की कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज लिखेंगे। अब हम सी की रिस्पेक्ट में लिखना चाहिए, प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट में इस रेट लिखें इस रिएक्शन का, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भाग लगाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंसंट्रेशन, ऊपर तो क्या लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन और बटे में चेंज इन टाइम। इसी प्रकार डी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहिए हम, प्रोडक्ट डी के रिस्पेक्ट में रेट लिखें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग लगाएंगे और इनटू, अब क्या करेंगे अपने इसकी कंसंट्रेशन में चेंज, ऊपर तो डी की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज। तो इस प्रकार से पूरी रिएक्शन का रेट हम लिखते हैं। तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि अलग अलग रेट लिखनी हो, जैसे कि ए के गायब होने की रेट, बी के गायब होने की रेट, सी के बनने की रेट और डी के बनने की रेट। तो इन केस में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को काम में नहीं लेना होता है। ये जो मोल्स दिए m1 m2 n1 n2 ये क्या हमारे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। उसके बाद में देखो भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, पूरी अभिक्रिया का रेट लिखें, तो उस केस में हमें इन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को काम में लेना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपने। एग्जाम्पल नंबर 5। ये एग्जाम्पल अपना अमोनिया वाला एग्जाम्पल है। N2 प्लस में 3H2 इक्वल टू NH3, ये रिएक्शन है और इसका हम रेट लिखते हैं अलग अलग। सबसे पहले तो N2 के गायब होने की रेट देखें, तो N2 के गायब होने की रेट, फिर हम H2 के गायब होने की रेट लिखेंगे, फिर हम अमोनिया NH3 के बनने की रेट लिखेंगे। तो N2 के गायब होने की रेट को कैसे लिखेंगे? नेगेटिव साइन और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज हो जाएगा।
ये N2 की कंसंट्रेशन में H2 के गायब होने की रेट लिखेंगे तो वही नेगेटिव साइन, और H2 के गायब H2 की कंसंट्रेशन और बटे में टाइम में चेंज। अमोनिया के बनने की रेट लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है तो बन रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे, और अमोनिया की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज हो जाएगा। अब रेट, एवरेज रेट लिखें या पूरी अभिक्रिया का रेट लिखना चाहिए, इन सब के रिस्पेक्ट में लिखें। सबसे पहले N2 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे यहाँ पे। तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है तो 1/1 इंटू, अब इसका N2 के गायब होने की रेट क्या है, नेगेटिव साइन, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज हो जाएगा, इक्वल हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखें तो देखो भी 1/स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई H2 के गायब होने की रेट क्या है हमारी, नेगेटिव साइन, डी H2 की कंसंट्रेशन और बटे में चेंज इन टाइम। अब देखो अमोनिया के रिस्पेक्ट में लिखना चाहिए तो प्रोडक्ट है, तो अमोनिया के केस में लिखें तो सबसे पहले स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्लस लिखेंगे, और कंसंट्रेशन में चेंज, अमोनिया की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज। तो इस प्रकार हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल की और बात करते हैं अपने, उससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 6, H2 प्लस I2 और इक्वल क्या बना लिया इसने, 2HI। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, H2 के गायब होने की रेट, फिर लिखेंगे I2 के गायब होने की रेट, और फिर हम लिखेंगे HI के बनने की रेट। तो देखो भी H2 के गायब होने की रेट, क्योंकि रिएक्टेंट है नेगेटिव साइन, और H2 की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज। I2 के गायब होने की रेट कैसे लिखेंगे, नेगेटिव साइन आएगा, और I2 की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज। HI के बनने की दर कैसे लिखेंगे, क्योंकि HI हमारा क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन, और यहाँ पे HI की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज हो जाएगा। अब इस पूरी रिएक्शन की रेट लिखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो सबसे पहले क्या लिखना होता है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, तो H2 के गायब होने की रेट नेगेटिव साइन, ये H2 के गायब होने की रेट हो गया, इक्वल I2 के रिस्पेक्ट में लिखें तो वही 1/1, क्योंकि यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, और मल्टीप्लाई तो माइनस का साइन, और I2 की कंसंट्रेशन में चेंज और टाइम में चेंज। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना चाहिए तो 2HI, तो यहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई HI के बनने की रेट क्या हमारा, प्लस का साइन, HI की कंसंट्रेशन में चेंज और बटे में टाइम में चेंज। तो इस प्रकार हमने आज जो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक स्टार्ट किया है, हमारा चैप्टर जो हमने शुरू किया है, उसमें हमारा पहला टॉपिक जो है अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग हमने देखा, इसको कैसे लिखते हैं। अब इसमें एक इसकी यूनिट क्या है उसकी भी चर्चा करते हैं अभी। तो इस तरह से हमने इसको, इसका वेग का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, ये कंप्लीटली हमने इसको 5-6 एग्जाम्पल लेके इसको समझा है बहुत अच्छे से। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, देखो भी रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या होता है, प्लस माइनस, ऊपर तो क्या लिखते हैं अपने, चेंज इन कंसंट्रेशन,
तो सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, और बटे में क्या लिखता है, परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय, या प्लस माइनस चेंज, किस में चेंज, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज, और बटे में dt। और जब बात आती है इसकी यूनिट की, यूनिट, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले में देखें, ऊपर कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, बटे में किसकी यूनिट लिखेंगे, टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो इस प्रकार हमारा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है ना, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट है जो अपनी रेट की यूनिट होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो आज हमने पहला जो टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमने कंप्लीट इसको समझा है, इसका प्रदर्शन कैसे किया जाता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये हमने कंप्लीटली समझा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आज की क्लास यही, धन्यवाद।